सोम ने आम्रपाली के लिए खीर बनाई थी और उसमें उसने उस पौधे का रस मिलाया था जिसे पीने से इंसान हो या फिर जानवर, उसका शरीर जकड़ जाएगा। राजकुमारी ने सोम को वो खीर आम्रपाली को देने से मना कर दिया और सोम की वजह पूछने पर उन्होंने सपाट लहजे में कह दिया कि उस खीर में जहर मिला हुआ है। ये सुनते ही सोम के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने तपाक से कहा, ये क्या कह रही हैं आप राजकुमारी? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? हम आम्रपाली के साथ ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। राजकुमारी ने इधर उधर देखा ताकि उनकी कोई बात ना सुन ले। फिर सोम के पास जाते हुए आंखों में क्रोध भरकर धीमे से कहा, यदि ऐसा है तो फिर ये खीर हमें दो। पहले हम इसे चखेंगे और फिर आम्रपाली को देंगे। राजकुमारी मुकुंदा की आंखों में विश्वास देखकर सोम विचलित होने लगा था। अब सोम चुपचाप खड़ा था। उसे मौन देखकर राजकुमारी मुकुंदा ने उसके हाथ से खीर की कटोरी लेने की कोशिश की और कहा, दो, इसे हमें दो। सोम ने उस खीर की कटोरी को वापस पीछे की तरफ खींच लिया और मना करते हुए कहा, नहीं राजकुमारी। राजकुमारी मुकुंदा को वो नजरअंदाज करके वहां से जा रहा था, लेकिन तब राजकुमारी ने थक हार कर उससे कहा, क्यों कर रहे हो तुम आम्रपाली के साथ ऐसा? उसने तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं किया। और कहाँ गया तुम्हारा वो प्रेम जो तुम आम्रपाली से करते थे? बताओ सोम, बताओ। क्या प्रेम का मतलब यही होता है कि वो हमारी नहीं हुई तो उसे जहर देकर मार डालो? राजकुमारी के आखिरी शब्द सुनते ही सोम चुप ना रह सका। वो उग्र होते हुए कहता है, राजकुमारी मुकुंदा, हम आम्रपाली को मारना नहीं चाहते, सिर्फ सम्राट से दूर करना चाहते हैं। सोम ने एक सांस में पूरा सत्य कह दिया था, जिसे सुनकर राजकुमारी मुकुंदा का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम आम्रपाली और सम्राट को अलग करना चाहते हो? आखिर क्यों? तो फिर सोम ने जवाब दिया, क्योंकि आज सम्राट की वजह से हमारी माँ हमसे दूर है। आज सम्राट की वजह से आम्रपाली मुझसे दूर है। तो हर बार मैं ही क्यों? सवाल आपको ये पूछना चाहिए राजकुमारी, सम्राट का मैंने क्या बिगाड़ा था जो वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? सोम की बातों ने अब राजकुमारी को क्रोध दिला दिया था। उन्होंने आंखें बड़ी करते हुए सोम से कहा, सोम, लगता है तुम होश में नहीं हो। से जो मुख में आ रहा है कहे जा रहे हो। कितनी बार तुम्हें समझा चुके हैं सोम कि सम्राट को तो अभी ये तक नहीं पता कि तुम हो कौन, और उनके लिए तुम आम्रपाली के साथ बुरा कर रहे हो। इतना कहकर राजकुमारी के मन में बसा सोम के प्रति प्रेम एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करने लगा, और वो विनम्र होकर कहती हैं, सोम, विनती कर रहे हैं तुमसे, कुछ भी ऐसा मत करो जो तुम्हें मुश्किल में डाल दे। शांति से भी तुम्हारी समस्या का हल निकल जाएगा। हम हैं तुम्हारे साथ। लेकिन सोम, उसके दिमाग पर तो पत्थर पड़ चुके थे। उसकी अच्छे और बुरे की सोच अब खत्म हो चुकी थी। उसने भी अपना निर्णय सुना दिया और कहा, जो मैं करने जा रहा हूँ वो तो मैं करके ही रहूंगा, इसलिए मुझे रोकना व्यर्थ है। ये बोलकर सोम एक बार फिर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, लेकिन इस बार राजकुमारी ने खुद को मजबूत किया और एक कठोर संकल्प लेते हुए कहा, सोम, यदि तुम आम्रपाली के साथ कुछ भी ऐसा वैसा करते हो तो हम कसम खाते हैं तुम्हारा एक एक सच हम सम्राट बिंबिसार को बता देंगे। राजकुमारी की बात सुनकर सोम रुक गया। राजकुमारी की आंखों में अब सोम के प्रति क्रोध की ज्वाला बढ़ चुकी थी, लेकिन सोम का चेहरा देखकर अगले ही पल राजकुमारी मुकुंदा ने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और फिर विनम्र भाव से कहा, सोम, हमें मजबूर मत करो। हम तुम्हारा बुरा बिल्कुल नहीं चाहते। हम तो बस तुम्हारा हित चाहते हैं, इसलिए तुम्हें गलत करने से रोक रहे हैं। सोम शांत था। राजकुमारी ने आगे कहा, तुम तो आम्रपाली से प्रेम करते थे ना, तो तुम ही उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में कैसे सोच सकते हो? सोम, हम जिससे भी प्रेम करते हैं ना, हम हमेशा उसे खुश देखना चाहते हैं। यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो हम उसे कभी भी तकलीफ देने के बारे में सोच नहीं सकते और ना ही कभी पीड़ा में देख सकते हैं। तुम तो आम्रपाली को विष देने जा रहे थे। हम तुम्हें बस यही कहेंगे कि यदि वाकई में तुमने कभी आम्रपाली से सच्चा प्रेम किया है तो ये सब छोड़ दो। ये सब करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, बल्कि तुम आम्रपाली से ज्यादा खुद को तकलीफ देने लगोगे। ऐसा कहकर राजकुमारी वहां से चली गई, लेकिन उनकी बातें सोम के हृदय में अब घर कर गई थी। जहां सोम अपनी साजिश के लिए पकड़ा गया था, तो वहीं गांधार देश में एक संदेश ने पूरे गांधार में तहलका मचा दिया था। वहां हर एक घर में बच्चे बच्चे को पता चल गया था कि गांधार नरेश ने मगध साम्राज्य के साथ क्या किया है। हालांकि गांधार में भी सत्ता राजा की ही चलती थी, लेकिन अब प्रजा में अपने ही राजा के प्रति असंतोष फैल गया था। वो संदेश किसी और ने नहीं बल्कि अंतेनाग ने वक्त से पहले वहां पहुंचा दिया था।
वहां जो भी उसके सहकर्मी और मित्र थे उनके साथ मिलकर अंतेनाग ने गांधार के लोगों के मन में डाल दिया था कि गांधार नरेश ने मगध साम्राज्य से हार प्राप्त करने के बावजूद भी सम्राट से बदला लेने की बजाय मगध के मासूम निर्दोष लोगों से बदला लेने की कोशिश की है, और किस तरह से मगध में बहती नदी में जहरीला द्रव्य डालकर बीमारी फैलाई, मगध की प्रजा को तड़पा तड़पा कर मरने के लिए छोड़ दिया। ये सच जानकर गांधार की प्रजा में गांधार नरेश के प्रति क्रोध पैदा हो गया। इसके अलावा यही संदेश गांधार नरेश की सभा में भी पढ़ा जा रहा था। पूरी सभा में ऊंचे स्वर में सम्राट के लिखे हुए शब्द गूंज रहे थे। सम्राट बिंबिसार चाहे तो गांधार के साथ भी वैसा ही बदला ले सकते हैं जैसा कि गांधार नरेश ने किया, लेकिन उनकी फितरत बेगुनाहों को नुकसान पहुंचाने की हरगिज नहीं है। वो अपने स्वार्थ के लिए गांधार की प्रजा को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, लेकिन अब गांधार की प्रजा तय करेगी कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि सम्राट गांधार नरेश को सजा तो देकर ही रहेंगे। यदि प्रजा गांधार नरेश के पक्ष में है कि उन्होंने जो भी कुछ किया उचित किया, तो सम्राट भी मजबूर हो जाएंगे। ये सब सुनने के बाद गांधार नरेश बौखला उठा था और उसकी सभा में बैठे मंत्री, उसके उत्तराधिकारी सवालिया नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। तभी गांधार नरेश के पास सैनिक भागते हुए आए और उन्हें बताया कि बाहर प्रजा भड़क गई है और महल के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर गांधार नरेश के साथ साथ पूरी सभा अपनी जगह पर खड़ी हो गई। गांधार नरेश ने किसी घायल शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, लगता है प्रजा को हमने बहुत छूट दे दी है, इसलिए इस तरह से भड़क रहे हैं सब। गांधार देश में राजा का शासन था, लेकिन गांधार नरेश ने मगध के साथ जो भी कुछ किया था, सम्राट ने जिस तरह अपने संदेश को उन तक रखा था, सभी राजा के खिलाफ खड़े हो गए थे। गांधार नरेश के साथ सभी महल के सबसे ऊपरी छोर पर गए, जहां से राजा प्रजा को उद्घोषित करते हैं। वहां जाकर सबने देखा कि प्रजा गांधार नरेश की हाय हाय कर रही है। जहां सम्राट ने गांधार नरेश के सिंहासन को हिलाकर रख दिया था, तो वहीं मगध में सम्राट गांधार नरेश की वजह से अपनी प्रजा के लिए चिंतित नजर आ रहे थे। तभी उनके पास एक सैनिक आया। उसे सिर झुकाकर सम्राट का अभिवादन किया और कहा, सम्राट, देवी आम्रपाली जिस गांव में है वहां की स्थिति पहले से बेहतर है। अब वो जल्द ही महल वापस आ जाएंगी। ये सुनकर सम्राट ने सैनिक को वहां से जाने का इशारा किया और खिड़की के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए कहा, आम्रपाली, आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया है, इस उपकार की प्रतिपूर्ति हम कभी नहीं कर पाएंगे। काश कि हम ठीक होते तो आज आपके साथ होते, आप अकेले उस गांव में नहीं होती। तभी एक बार फिर रानी कौशला देवी सम्राट के पास आई। इस बार उनका रूप कुछ अलग ही था। उन्होंने आज किसी भी प्रकार का श्रृंगार नहीं किया था और ऐसी दिख रही थी जैसे दिन भर रोई हूं। ये सब उनके श्रृंगार का कमाल था। ये सब उसने जानबूझकर किया था। सम्राट के सामने उसकी सारी सच्चाई थी। अब वो आम्रपाली को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, अन्यथा सम्राट उसे ही सबसे पहले आरोपी घोषित करते। इसलिए सम्राट को मनाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी और वो हार नहीं मानना चाहती थी। वो सम्राट के पास आकर तुरंत उनके पैरों पर गिर पड़ी। हमसे भूल हो गई सम्राट, हमें क्षमा करें, लेकिन इस तरह खुद से दूर ना करें, हमें क्षमा करें सम्राट। उसे अचानक अपने पैरों में देखकर पहले तो सम्राट हैरान थे, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखों में कौशला के लिए क्रोध तैरने लगा। उन्होंने कहा, कौशला देवी, यहाँ से जाइए। हमने आपको अपना निर्णय सुना दिया है और अब हमारे पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। लेकिन रानी कौशला ने तो जैसे कसम खा ली थी। उसे लग रहा था कि सम्राट उसके पति हैं। थोड़ा भावुक होकर बोलने से सम्राट हमेशा की तरह इस बार भी पिघल जाएंगे। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। उसने जो भी कुछ किया था वो माफी के लायक नहीं था। इससे सम्राट ने भी कहा, रानी कौशला देवी, हम हमेशा से आपकी सारी गलतियों को माफ करते आए हैं, लेकिन गांधार नरेश के पास जाकर आपने अपनी सीमाएं लांघ दी हैं। आज तो हमें भी इस बात का अफसोस हो रहा है कि हमने आप जैसी स्त्री से विवाह किया। यदि ज्ञात होता कि आप ऐसी हैं तो हमें युद्ध कर लेना मंजूर था। इतना कहकर सम्राट ने कौशला देवी को अपने पैरों से हटा दिया। चीजों का सहारा लेते हुए वापस अपने बिस्तर के पास जाकर बैठ गए। कौशला देवी स्तब्ध नजरों से सम्राट की तरफ देख रही थी। उनकी आंखों में पश्चाताप की भावना थी ही नहीं, जो सम्राट को भी साफ साफ दिखाई दे रही थी और वो इस बात को समझ रहे थे। और यही वजह थी कि सम्राट उसे माफ नहीं कर पा रहे थे।
कौशला देवी की कुटिलता अभी खत्म नहीं हुई थी। वो मन ही मन कहती है, नहीं, हमें सम्राट को मनाना ही होगा, अन्यथा सम्राट हमारे पुत्र अजात शत्रु को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। ये सोचते हुए वो वहीं बैठी रही। तब सम्राट ने आखिरी बार कहा, रानी कौशला देवी, आपने हमारे पुत्र को जन्म दिया है और सिर्फ इसी वजह से हम आपको इस महल में रहने दे रहे हैं। पत्नी होने का हक तो आपने हमसे पहले ही छीन लिया है, लेकिन एक माँ होने का हक हम आपसे नहीं छीनेंगे। लेकिन आपने अपनी हरकतों पर नियंत्रण नहीं किया तो हम ऐसा करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। सम्राट ने जैसे ये कहा कि वो कौशला देवी से उनकी माँ होने का हक भी छीन लेंगे, तो ये बात उसकी आत्मा को झकझोर कर रख देती है। उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। न कुछ कहने के लिए उसके पास अब कुछ बचा था और ना ही कुछ सोचने के लिए। खैर, एक माँ के लिए सबसे बड़ी सजा होती है। एक माँ को 1000 बार भी मार दिया जाए तो उसे इतना दुख नहीं होता, लेकिन उससे अगर उसके बच्चे को छीन लिया जाए या माँ होने का हक खत्म कर दिया जाए तो उसे कभी स्वीकार नहीं कर सकती। वो चुपचाप उठकर वहां से चली गई। जहां सम्राट के कठोर निर्णय ने रानी कौशला के होश उड़ा दिए थे, तो वहीं सोम ने जब आम्रपाली को विष देने की वजह बताई तो राजकुमारी मुकुंदा बहुत क्रोधित हो गई थी। लेकिन अंत में उन्होंने सोम को आम्रपाली के प्रति उसके सच्चे प्रेम को याद दिला दिया था, जिसके बाद तो उसका हृदय परिवर्तित होने लगा था। राजकुमारी मुकुंदा के जाने के कुछ देर बाद सोम ने उसकी कटोरी को ले जाकर कचरे के ढेर में फेंक दिया और वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसी वक्त आम्रपाली एक और गांव की औरत के साथ एक बुजुर्ग को अपने हाथ का सहारा देकर उसके घर तक ले जा रही थी। तभी उसने सोम को वहां खड़े देखा। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसे देखकर आम्रपाली ने वहां काम कर रहे एक और व्यक्ति को बुलाया और अपनी जगह उस बुजुर्ग को घर पहुंचाने के लिए बोलकर सोम के पास आ गई। उसने कहा, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों लग रहे हो सोम? आम्रपाली को देखकर सोम को राजकुमारी की बात याद आ गई। उसने बात पलट दी और कहा, नहीं आम्रपाली, हम बस थक गए हैं, कुछ देर आराम करना चाहते हैं। ये बोलकर सोम वहां से चला गया, लेकिन आम्रपाली को उसका व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा। एक तरफ राजकुमारी ने सोम के हाथ बांध दिए थे तो दूसरी तरफ गांधार नरेश ने देखा कि प्रजा बस एक ही बात पर चिल्ला रही थी, गांधार नरेश, आपने मगध के साथ उचित नहीं किया। आपकी वजह से हम सब अब असुरक्षित हैं। गांधार नरेश, आपको अपना पद त्यागना होगा। गांधार नरेश, आपको अपना पद त्यागना होगा। हाँ, त्यागना होगा। हमें आपके जैसा लोभी राजा नहीं चाहिए। आपको अपना पद त्यागना होगा। इसी तरह से लोग गांधार नरेश को बुरा भला कह रहे थे, जो गांधार नरेश हजम नहीं कर पाया। उसने अपनी तलवार निकाल ली और धमकी देते हुए कहा, चुप हो जाओ सब, अन्यथा एक एक करके सबकी गर्दन काट दी जाएगी। गांधार नरेश की धमकी सुनकर भीड़ एक पल के लिए शांत हुई, लेकिन गांधार नरेश के पीछे खड़े सभी सभा सदस्यों की भीड़ में से किसी एक ने कहा, महाराज, आज आपकी वजह से पहली बार प्रजा में विद्रोह भड़का है। आप राजा कहलाने के लायक नहीं हैं। ये शब्द सुनकर जहां गांधार नरेश उन सभा सदस्यों की तरफ देखने लगा कि किसने ये शब्द कहे, लेकिन सभी सदस्यों की आंखें भी यही कह रही थी कि गांधार नरेश ने गलत किया। उन सबकी नजरें देखकर गांधार नरेश ने कहा, हमारी तरफ नजर उठाकर देखने की हिम्मत कैसे हुई आप सबकी? इतना कहकर गांधार नरेश उनकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी एकदम से एक साथ कई तलवारें निकलने की आवाज आई। जैसे ही उसने पीछे पलटकर देखा तो उसके सभी उत्तराधिकारी खड़े थे, जिसमें से एक ने कहा, गांधार के राज सिंहासन से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए यहाँ की प्रजा है और उनका निर्णय सर्वोपरि है। अब आपका वक्त खत्म हुआ गांधार नरेश। क्या गांधार नरेश को सबक सिखाने में सफल हो गए थे सम्राट? क्या आम्रपाली उस गांव में अब सुरक्षित थी?